बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन रहते हैं दे आर वेरी इजी, लेकिन जस्ट इसको फिल करते हैं कि आप लोग को अगर कहीं ना कहीं पे इसमें इश्यूज हो ताकि आप लोग उसको सही तरीके से देख सकें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग टोक्सोप्लाज्मोसिस आर ट्रू एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, आप लोगों को पता है टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है जी, ये टॉर्च इन्फेक्शन आप लोगों ने एग्जाम से पहले जरूर देखने हैं कि व्हाट इज टोक्सोप्लाज्मा, व्हाट इज रोबेला, साइटोमेगालो, हर्पीज वायरस। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है एस फॉर STI, ठीक है जी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और ये मेजॉरिटी जो इन्फेक्शन है ये ट्रांस प्लेसेंटल या वर्टिकल प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसमिट होते हैं, तो ये जरूर देखने हैं। तो टोक्सोप्लाज्मोसिस काज बाई टोक्सोप्लाज्मा गुंडाई। अब कहते हैं कि ये सारी चीजें इसके रिलेटेड ठीक है, एक गलत है। तो इट कैन रिजल्ट हाइड्रोसेफिलस, बिल्कुल ठीक है। पूरियो रेटिनाइटिस, बिल्कुल ठीक है। एंड इट सोर्स इज कंजम्पशन ऑफ रॉ मीट एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं कैट पीसेस। जो लोग कैट पीसेस के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं या जो कंज्यूम करते हैं रॉ मीट को, उसके अंदर भी इसके इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन MRI पे नहीं होता, विच इज़ वेरी वेरी। इसमें रिंग इन्हांसिंग लीजन ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा टॉर्च इन्फेक्शन इसमें पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन आ जाए ऑन MRI, then think about it the diagnostic of CMV, cytomegalovirus toxoplasmosis। फिर a 23-year-old G1P0 woman at 14-week gestation, मतलब for the first time pregnant है, present with abdominal pain and mild bleeding from the cervix। अब उसको जनाब क्या है, गेस्टेशन है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, बट उसको फिर लोअर एब्डोमिनल पेन, साथ में सर्विक्स पे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है जी। सो इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो फीटल टिश्यू है प्रेजेंट इन वेजाइनल कैनाल। इसका मतलब एबॉर्शन हो चुकी है, और इसका मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एबॉर्शन की केस है, लेकिन एबॉर्शन की केस है व्हाट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि हाउ मच प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब ये है कि वो बाहर गई है या आया इम्प्लांटेशन यूट्रस में है, ट्यूब में है, तो मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ एक निशानी है कि गेस्टेशन के दौरान पर वेजाइनल ब्लीड एंड एब्डोमिनल पेन। और इसमें अगर वो ये बता दे कि बीटा HCG इज वेरी हाई बट नॉट दैट मच एज रिक्वायर्ड नॉर्मल, तो मतलब दिस इज द मोस्ट लाइकली फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनिशियली वी शुड लुक एट द एरिया ऑफ इम्प्लांटेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड, दैट इज कॉल्ड USG। तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, इसके जरिए हमें साइट का पता चल जाता है, और इसके बाद हम फिर आगे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। A 19-year-old female with a history of genital herpes simplex virus present at 36-week pregnancy in the labor। इसका मतलब ये है कि अगर एक फीमेल है उसको HSV, herpes simplex virus 2 या herpes simplex virus इन्फेक्शन है, and that is active genital infection 36-week pregnancy के अंदर। so active HSV infection one of the indication for C-section। हम फिर बाद में मतलब ये चांस नहीं ले सकते कि हम प्रेगनेंसी को या डिले करें या हम लेबर के अंदर डिले ले आए। इसका जो बेस्ट हल ये है, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, C-सेक्शन करते हैं, विट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है, अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखते हैं कि व्हाट डिलीवरी ऑफ द बेबी अगर इन विच स्टेज ऑफ द लेबर। मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे बता दूं कि व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर जो है ये डिलीवरी से अलग चीज़ है। लेबर इज अ प्रोसेस यहाँ पे 9 मंथ के अंदर फीमेल को कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। दिस इज द यूट्रस, ये अगर यूट्रस है। इसके बाद यहाँ पे दैट इज कॉल्ड दी बर्थ कैनाल, जिसको हम विजाइना कहते हैं, एंड दैट इज दी सर्विक्स। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, वहां से लेके मैक्सिमम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, क्योंकि जब यूट्रस कंट्रैक्ट होता है तो नीचे प्रेशर किस पे लगता है, सर्विक्स पे। और आप लोगों को पता है सर्विक्स की जो फुल डायलेटेशन है वो 10 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स तक जो टाइम लगता है उसको स्टेज 1 ऑफ द लेबर कहते हैं। फिर यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे जो स्टेज 1 है, अभी तो मैंने बताया यहाँ पे स्टेज 1 है कि यूट्राइन कंट्रैक्शन से लेके 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन। लेकिन अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए और सर्विक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डायलेट होना शुरू हो जाए, और सर्विक्स डायलेट हो जाए अप टू 4 सेंटीमीटर,
तो यूट्राइन कंट्रैक्शन से लेके 4 सेंटीमीटर डायलेशन तक ये स्टेज 1 का लेटेंट फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटेंट फेज। ये एमसीक्यूज अपने पास नोट करें कि भाई एट विच phase 4 centimeter cervical dilation occur आंसर इज latent phase of stage 1। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि latent phase of फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर की जो लेटेंट फेज है उसमें कंट्रैक्शन से लेके 4 सेंटीमीटर तक टाइम लगता है। फिर 4 सेंटीमीटर से लेके ऑनवर्ड कितने तक? 10 सेंटीमीटर तक जो फेज चलता है इसको हम एक्टिव कहते हैं। इसको एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज कहते हैं। And once the cervix is fully dilated, now the fetus is ready to deliver। तो डिलीवरी होगी तब जब सर्विक्स की डायलेशन फुल होगी। तो वहां पे तो स्टेज 1 खत्म हो गया, तो फिर क्या स्टार्ट हो गया? स्टेज 2। तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से बर्थ ऑफ द बेबी तक जो टाइम लगता है उसका नाम क्या है? सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में डिलीवरी होगी और थर्ड स्टेज के अंदर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू। तो आप लोगों ने ये 3 स्टेजेस मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड होप यू पीपल विल अप्रिशिएट एज वेल। लेकिन बच्चे की जो बर्थ होती है वो सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में होती है। अ यंग फीमेल प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रेजेंट टू गायनी यूनिट एट 36 वीक ऑफ gestation and ultrasound show abnormal fetal position very important in which the thighs are flex। इसकी जो थाई रीजन है वो फ्लेक्स है। बोथ नीज आर एक्सटेंडेड। मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि एमएजेस एन सी के 2 अगर आप लोग यूएसएमएलई स्टेप 2 सीखे, मैंने कल मतलब थ्योरी में लोगों को भी पढ़ा था, वहां पे जाकर इसकी एमएजेस देखे तो आप लोग को समझ आएगी कि फुटलिंग ब्रीच क्या है, कंप्लीट ब्रीच क्या है और फ्रैग। और सबसे कॉमन जो 70-75% बच्चों में फीटल मेल प्रेजेंटेशन है जिसमें थाई फ्लेक्स होती है, नी आर बोथ एक्सटेंडेड, दैट इज कॉल्ड फ्रैंक ब्रीच। और आप लोग को मैंने बताया था कि 75% ये लोग अपनी पोजीशन, ये जो फीटस होती है ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो बाद में कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनके बच्चे की फीटल पोजीशन पहले से खराब होती है पर नियर टू डिलीवरी वो ठीक हो जाती है। तो मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि एवरी ब्रीच प्रेजेंटेशन शुड बी गोज फॉर सी सेक्शन। इट ऑल डिपेंड के द टाइम ऑफ डिलीवरी पे फीटल पोजीशन क्या है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। कहते हैं कि ये सारी चीजें ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकती है एक्सेप्ट। डिक्रीज रिस्क ऑफ एलर्जी, बिल्कुल ठीक। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होती है उसके अंदर जो अबंडेंट एंटीबॉडी है वो आईजीए होती है, ये भी एमसीक्यू आता है। डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क देने से माँ की वेट लॉस में हेल्प मिलती है न कि वेट गेन में। इसमें लिखते हैं कि इंक्रीज मैटरनल वेट। बट ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप स्टडी करेंगे इसके, अगर आप प्रॉपर तरीके से जाकर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि देयर विल बी डिक्रीज मैटरनल वेट। तो आंसर इज बी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग copper T intrauterine device are true except very very important, that is effective for 10 year, yes long term contraceptive method है। risk of uterine perforation, अगर हम copper T जो IUD है इंट्रा यूटराइन डिवाइस है, अगर हम किसी एक्सपीरियंस हाई ट्रेंड बंदे के हाथों ये हम यूटरस के अंदर ना रखे किसी फीमेल की, तो उसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रोफेशनलिटी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है। और जो कॉपर है इट हैज ओन स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, ये स्पर्म को जनाब रहने नहीं देता, ये स्पर्म को डायरेक्ट किल करता है। सो कॉपर इटसेल्फ हैज अ स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। ये 3 बिल्कुल ठीक है। इट इज आल्सो सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग, न कि कंट्रा इंडिकेट इन दी ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर हम नहीं दे सकते यूजुअली वो ओसीपीज है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन है, वो ब्रेस्ट फीडिंग में हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है जी। पीओपी जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है वो भी दे सकते हैं, बट ओसीपी हम ब्रेस्ट फीडिंग में वो इनकरेज नहीं करते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग 21 हाइड्रोक्सिलेट डेफिशिएंसी आर ट्रू एक्सेप्ट। तो प्लीज यहाँ पे ये लेके कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया ये एक टॉपिक है, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाए कि 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी क्या है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या है, 21 हाइड्रोक्सिलेज। सबसे कॉमन डेफिशिएंसी 21 हाइड्रोक्सिलेज है जिसके अंदर हाइपोनेट्री में होता है न कि हाइपरनेट्री में, क्योंकि इट इज लाइक अ मिनरलोकार्टिकाइड। इसकी जो डेफिशिएंसी है उसमें मिनरलोकार्टिकाइड जो एल्डोस्टेरोन जैसा इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। तो एल्डोस्टेरोन का काम रिटेंशन ऑफ क्या है, सोडियम एंड वाटर है, एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम एंड हाइड्रोजन। अब इसमें एल्डोस्टेरोन जैसा इफेक्ट कम होगा तो रिटेंशन ऑफ सोडियम नहीं होगी, तो देयर विल बी हाइपोनेट्रीमिया न कि हाइपरनेट्रीमिया।
प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आप लोग को बताया था, ये वो कंडीशन है जिसमें मेल या फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के साइंस आते हैं बिफोर द टाइम। मतलब ये है कि टाइम से मुराद ये है कि बच्चों में अगर 8 साल से पहले पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अपेयर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? दैट इज द प्रेगनेंसी in which implantation of the embryo occur other than uterus। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन वो तो सबको पता है कि फिलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन जो नॉर्मली यूट्रस में होना है एम्ब्रियो की, अगर वो यूट्रस के बाहर कहीं और हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज द आंसर यहाँ पे लिखे कि कॉमन साइट, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल इसको इसलिए कहते हैं कि फिलोपियन ट्यूब इसमें इम्प्लांटेशन भी होती है और फर्टिलाइजेशन भी होती है, एम्पुला ऑफ फिलोपियन। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो डिफाइंड एज की बात करते हैं। सो इफ इम्प्लांटेशन आउटसाइड अगर आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, तो फिर फीमेल प्रेग्नेंट होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होगी, एमिनोरिया। और साथ में जो फीमेल होती है टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर, इसका बीटा HCG इज हाई बट नॉट दैट मच हाई एज शुड बी हाइड इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। और दूसरी बात यह है मोस्ट इंपोर्टेंट वन कि जब आप इनकी अल्ट्रासाउंड करते हैं the uterus will be empty। 36 में लिखते हैं a 23-year-old P0 at 38 week of pregnancy presented to the tonic-clonic convulsions। After receiving treatment, her urine output become 5 cc per hour, respiratory rate is 12। Which drug is most probably administered to her? इसका मतलब ये है कि ऐसा एंटी एपिलेप्टिक एजेंट जिसको ज्यादा देने की वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, रिस्पायरेटरी इश्यूज आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड दी मैग्नीशियम सल्फेट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग को प्रेगनेंसी में दो तीन चीज़ों की पता होगी कि मतलब एक होती है प्री क्लाम्शिया, एक होती है ई क्लाम्शिया। प्री क्लाम्शिया के अंदर जेस्टेशनल एज 20 वीक से ज़्यादा होती है। साथ में उसको जनाब क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। और अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करें इस तरह, अगर फॉर एग्जांपल इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ई क्लाम्शिया, उसमें फिर फिट्स आ जाती है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो हाउ इट विल रिवर्स। और आप लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ जिससे हम दूसरे सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करें वो एंटीडोट है। एंड द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, ये साथ सारे लेके कैल्शियम ग्लूकोनेट है। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज दी व्हाट आंसर इज most common antidote used for the reversal of toxicity of magnesium sulfate। फिर 36-year-old lady para 20 present in family planning clinic for advice regarding contraception। She is smoker, has mastectomy for carcinoma of the breast a year ago। General physical examination pelvic reveal no abnormality। What will be the best contraception for her? अब इसके लिए हम IUD करते हैं, इसलिए कि इसने ब्रेस्ट कैंसर भी गुजारा है, ठीक है जी, और लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन उसको चाहिए, दैट इज कॉल्ड IUCD। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम कभी भी OCP रिकमेंड नहीं करते। फिर इसके बाद आता है 25-year-old प्रेमी ग्रेविडा प्रेजेंट विद 7 वीक एमिनोरिया। अब right sided lower abdominal pain and tenderness and she is diagnosed as a ectopic pregnancy। क्लियर क्वेश्चन तो पहले से मैं बता चुका हूँ। द मोस्ट कॉमन साइट विल बी एम्पुला ऑफ फिलोपियन ट्यूब, क्योंकि एम्पुला ऑफ फिलोपियन। और अगर इसमें ट्रीटमेंट आ जाए तो दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस मेथोट्रेक्सेट, हम मेथोट्रेक्सेट देखते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल या हम सर्जरी करेंगे तो सल्फेंजेक्टोमी करते हैं, ठीक है जी। प्री नेटल असेसमेंट ऑफ द फीटस फॉर थैलेसीमिया मेजर स्टेटस इज डन बाय कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग। मतलब ये वो टेस्ट है एंटीनेटल जिसमें हम प्लेसेंटल टिश्यू से सैंपल लेते हैं और आने वाले बच्चे में डिफरेंट डिसऑर्डर को स्क्रीन करते हैं एंड दैट शुड बी डन एट दी 10 to 11 वीक। दैट इज कॉल्ड 11 वीक। कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग इज डन अर्ली देन दी एमनियोसेंटेसिस। इसलिए इससे हम मतलब इस प्रोसीजर के अंदर हम प्लेसेंटल टिश्यू से सैंपल लेते हैं, इसलिए इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इस सैंपलिंग के दौरान फीटल लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर कंट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिक एजेंट वो होते हैं जो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते बिकॉज दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड लीड टू फीटल डैमेज। तो कहते हैं सारे के सारे टेराटोजेनिक है, एक नहीं है, दैट इज हेपरिन। और ये तो आप सब लोग को पता होगा कि हेपरिन सेफ इन प्रेगनेंसी बिकॉज हेपरिन कीप द बेबी वेरी हैप्पी, ठीक है।
So that is what all about from the gynae side, and hope your people are enjoying what I am discussing। और आप लोग बहुत सारी चीजें सीख भी रहे होंगे और कोशिश इंशाल्लाह करनी है। कल से हम दूसरा टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे as I shared the schedule with you guys। See you tomorrow with another lecture। Remember me in your special prayers। Allah Hafiz।